बादल को घिरते देखा है, आज हम इस कविता को पढ़ेंगे। और बादल को घिरते देखा है, ये कविता किसकी है? नागार्जुन की है ना। इनकी एक कविता हम पढ़ भी चुके हैं, अकाल और उसके बाद। नागार्जुन की पूरी जो उनका साहित्यिक परिचय है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, और उसका लिंक भी मैं वीडियो में डाल दूंगी। तो यदि आपको नागार्जुन का विस्तृत काव्य परिचय चाहिए, साहित्यिक परिचय चाहिए, तो आप उस लिंक पे जाकर देख सकते हैं। वैसे हम इतना जानते हैं कि नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था, और ये मैथिली में भी लिखते थे यात्री के नाम से, और हिंदी में लिखते थे नागार्जुन के नाम से। इस कविता के संदर्भ में जो सबसे मुख्य बात मैं आपको बताना चाहूँगी नागार्जुन के बारे में, वो ये बताना चाहूँगी कि नागार्जुन एक यायावरी मतलब घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। बचपन से ही इनके दादा ने उनको खूब घुमाया था, कंधों पे बिठा के गांव गांव ले जाते थे। तो बचपन से इनके अंदर एक संस्कार पड़ गया था घूमने का, तो इनको घूमने का बड़ा शौक था। और ये जगह जगह मतलब ये हिमालय पर्वत पे खूब घूमने गए, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, भारत के विभिन्न प्रदेशों में घूमने जाया करते थे। और जब वहाँ घूमते थे और देखते थे वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को, शोभा को, सुषमा को देखते थे, तो उस प्राकृतिक शोभा को ये अपनी कविता में उतार दिया करते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा। आपने देखा होगा कवि और लेखक जो भी कहीं जाते हैं तो वहाँ के अनुभवों को, चूंकि वो लेखक है, तो या तो वो कविता के माध्यम से या यात्रा वृत्तांत के माध्यम से या कहानी में किसी चित्रण के माध्यम से उन आंखों देखी जो प्रकृति की सुंदरता है उसको वो डाल देते हैं। तो नागार्जुन भी हिमालय पर्वत में भी खूब घूमे हैं, और वो मानसरोवर भी जाकर आए हैं। मानसरोवर आप सब जानते हैं ना, मानसरोवर अभी वर्तमान में तो चाइना में है, तो मानसरोवर अपने शिव जी का स्थान बताया गया है। मानसरोवर झील है, वहाँ भी गए। तो जब वो वहाँ गए तो हिमालय पर्वत से होकर ही गए, तो हिमालय पर्वत का जो सौंदर्य है, हिमालय पर्वत पे जो बर्फ जमी हुई है, हिमालय पर्वत पर जो बादल घिरे रहते हैं हमेशा, उन बादलों ने नागार्जुन को अपनी ओर बहुत आकर्षित किया, और उन्होंने फिर ये कविता लिखी कि बादल को घिरते देखा है। एक्चुअल में बादल को घिरते जो उन्होंने देखा है, तो ये प्रकृति का आलम्बन विधि से उन्होंने वर्णन तो किया ही है, बादलों की सुंदरता का और सबका वर्णन तो किया ही है। साथ ही नागार्जुन का बादलों के प्रति अपना एक चिंतन भी है। आपने देखा होगा उनके अपने एक कविता पढ़ी थी कालिदास के प्रति, उसमें हमने देखा है कि उन्होंने मतलब बादलों को जैसे कालिदास ने दूत बनाकर अपना संदेश भेजा है, तो वो चिंतन भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। और जब हम इस कविता को पढ़ेंगे तो वो ये देखेंगे कि वहाँ पर जो कस्तूरी मृग है वो किस तरीके से कस्तूरी की खोज में भागा भागा फिर रहा है, वहाँ चकवा चकवी है, वो किस तरीके से जो ये प्रेमी युगल है वो किस तरीके से प्रेम क्रीड़ाएं कर रहा है, वहाँ के जो लोग हैं जिनको उन्होंने किन्नर किन्नरियों की उपाधि दी है, देवी देवताओं की उपाधि दी है एक तरीके से, उन सबका जीवन कैसा है, उनका जीवन वो किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी सुंदरता, उस सब का वर्णन हमको इस कविता में देखने को मिलेगा। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गई कविता के बारे में। बादल को घिरते देखा है, और कविता के शीर्षक से मालूम पड़ रहा है कि मैंने बादल को घिरते देखा है। आप भी अभी देख रहे हैं बादलों को घिरते हुए। जब बरसात होते है तो आप देखते हैं चारों तरफ बादल किस तरह से घिर जाते हैं, और वो हमको बहुत आकर्षित भी करते हैं। तो यहाँ पर जो बादल को घिरते कवि ने देखा है वो हिमालय पर्वत पर बादल को घिरते देखा है। और हम सब थोड़ी सी कल्पना करो, इसमें बिंबात्मकता है, कविता में प्रतीकात्मकता भी है और कविता में बिंब भी है। जब हम कविता को पढ़ेंगे तो हमारी आंखों के सामने चक्षु बिंब, हमारी आंखों के सामने बिंब सजीव हो जाएगा कि क्या है। तो आप बताओ, हिमालय पर्वत की जब भी अपन बात करते हैं तो अपन को ऊंची ऊंची चोटियां अपने आंखों के सामने आ जाती हैं, और उन चोटियों पे बर्फ जमी हुई आती है, नहीं आती? हिमालय हिमकाल है, यानी कि बर्फ ही बर्फ है वहां पर। और बर्फ का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। तो कवि कह रहा है अमल धवल गिरि के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। अमल, मैं देखो साथ के साथ आपको आपके जो कठिन शब्द है वो भी उनके अर्थ भी बताती जाऊंगी, क्योंकि इस कविता में कवि ने तत्सम शब्दों का खूब प्रयोग किया है जिनका अर्थ हमको समझना जरूरी है। और तत्सम शब्दों के साथ साथ कहीं कहीं उसने तद्भव और स्थानीय शब्दों का प्रयोग भी किया है, तो वो भी मैं आपको साथ के साथ अर्थ बताती जाऊंगी। आप उन शब्दार्थ को भी देखते जाइए। तो अमल धवल, अमल का मतलब था अमल, अ उपसर्ग है, अ हटा दीजिए, मल मानी मैल, यानी कि स्वच्छ और साफ। अब बताइए इतनी ऊंची पहाड़ की चोटी पे कौन गंदगी करने जाएगा? एकदम अमल स्वच्छ है, साफ है, सुथरी है, पावन है, पवित्र है। अमल धवल, धवल का मतलब सफेद,
दूध की तरह सफेद, गिरी, गिरी माने पर्वत, के शिखरों पर, शिखर माने चोटियां, तो अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है मैंने। साफ स्वच्छ पावन पुनीत सफेद रंग के, श्वेत रंग के जो पहाड़ हैं उन पहाड़ों की चोटियों पर बादलों को गिरते हुए देखा है, अर्थात बादलों को उमड़ते हुए देखा है। बादलों का पूरा झुंड मैंने देखा है। और देखो इतने ऊपर तो आपको बादल दिखेंगे दिखेंगे। आप सब जानते हैं बादल कैसे बनते हैं कि नीचे जब पानी वाष्पित होता है, वही वाष्पित होकर जो पानी ऊपर जाता है, कंडेंस होकर वो बादलों के रूप में धुआं 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 बादलों के रूप में जम जाता है, और वही बादल तो फिर बाद में पानी के रूप में बरस जाते हैं। तो अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है। कवि की भाषा तत्सम प्रधान है, लेकिन उसमें संगीतात्मकता और लय भी हमको पूरी तरीके से देखने को मिल रही है। क्या ये दो पंक्तियां समझ में आई आपको? तो मैं आगे चलती हूँ। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। आप देखिए उसमें अलंकारिकता भी गजब की है। कवि ने पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार इसमें आपको भरपूर देखने को मिलेगा। तो छोटे छोटे ये छोटे छोटे में क्या हो गया? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। छोटे छोटे मोती जैसे, अब मोती जैसे उपमा अलंकार हो गया, मोती से तुलना कर दी ना। किसकी तुलना करी है? उसके शीतल तुहिन कणों को। बादल में जो पानी की बूंदें हैं, जो छोटे छोटे से बर्फ की ओस की जो कण हैं, वो कैसे लग रहे हैं? मोती जैसे लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? मोती जैसे। तो छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल, शीतल माने एकदम ठंडे हैं। बादल तो कंडेंस हो जाता है तो शीतलीकरण ही तो हो जाता है उसका। तुहिन कणों को, उसमें जो ओस की बूंदें हैं, जो पानी की जो बूंदें हैं, मान सरोवर के उन स्वर्णिम, और फिर जो हिमालय के पार वहां पर क्या है? मानसरोवर। मैंने आपसे कहा था मानसरोवर झील भी वो घूमने गए थे, तो मानसरोवर की झील है बहुत बड़ा, है ना। और उन झील में उन स्वर्णिम कमलों पर, उस मानसरोवर की झील में कमल खिले हुए हैं। कैसे कमल खिले हुए हैं? स्वर्णिम, सोने जैसे रंग के कमल खिले हुए हैं। उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, मतलब बादलों की जो बूंदें हैं, बादलों में से जो पानी की जो बूंदें निकल रही हैं ठंडी ठंडी, उन पानी की बूंदों को मैंने उन स्वर्ण कमल पर गिरते हुए देखा है, बादल को गिरते देखा है। क्लियर? समझ में आया नहीं है? इनको कमल का रंग कैसा बताया है? स्वर्णिम, सोने जैसा। कमल के बहुत तरीके के रंग होते हैं, कुछ थोड़े सफेद कमल मिल जाएंगे, गुलाबी कमल मिल जाएंगे, लाल कमल मिल जाएंगे, और फिर उन पर कुछ आभा पड़ रहे कुछ स्वर्णिम किरणों की, तो वो और सुनहरे दिखाई देने लगते हैं। तो यह मानसरोवर झील की सुंदरता का वर्णन किया है कि मानसरोवर की झील है और उसमें कमल खिले हुए हैं, और उन कमल की पत्तियों पर बादल के से जो बूंदें गिर रही हैं, वो बूंदों को मैंने गिरते हुए देखा है। मैंने हिमालय पर्वत पर बादलों को गिरते हुए देखा है। उसकी सुंदरता से आकर्षित होकर कवि अपनी कविता को आगे बढ़ा रहा है। क्या कह रहा है वो? तुंग हिमालय के कंधों पर। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग कर दिया, हिमालय का मानवीकरण कर दिया, कंधे बता दिया, हिमालय के कंधों पर। तुंग हिमालय, तुंग मतलब ऊंचा, हिमालय कैसा है? बहुत ऊंचा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। हिमालय के कंधे पर उन्होंने झीलों की कल्पना करी है। अब देखिए आप क्या बिंब आपके सामने बनेगा कि ऊंचा पहाड़ है, और पहाड़ में कहीं कहीं थोड़ी समतल जगह भी आ रही है, और समतल जगह में कहीं कहीं थोड़ी सी झीलें हैं। तो वो क्या लग रहा है कि ये तो जैसे हिमालय का शीश है, और फिर जब ये नीचे आया ये कंधा है, और कंधे में कहीं गड्ढा मिल गया तो वहां पानी भर गया, तो वो क्या बन गई? झील। दृश्य बन गया आपके आंखों के सामने या नहीं बना? तो तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, यानी कि हिमालय पर्वत पर छोटी बड़ी बहुत सारी जगह जगह झील बनी हुई हैं। जहां भी थोड़ी गहराई मिल जाती है तो पानी जो बर्फ है वो पिघलती है, अब पिघल के वो पानी बन के बहती है, तो वो जो गड्ढा है वो क्या बन जाता है? झील बन जाता है। ऐसे हिमालय पर छोटी बड़ी बहुत सारी झीलें लेखक को दिखाई दी जब वो हिमालय पर्वत पर गए, जब उन्होंने हिमालय का पर्यटन किया। उनके शामन नील सलिल में, अब देखिए आप जो झीलें हैं, झील में क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, और हम सब जानते हैं पानी का अपना कोई रंग नहीं होता। पानी में जो परछाई पड़ती है वही पानी का रंग दिखने लग जाता है। अब आसमान या तो नीला है, ऊपर झीलों के ऊपर क्या है? आसमान है, तो आसमान या तो नीला है, और या फिर आसमान में क्या है? बादल छा रहे हैं, और जब बादल छा रहे हैं तो उनका रंग कैसा है? थोड़ा थोड़ा काला काला, थोड़ा थोड़ा ग्रे
स्लेटी जैसा रंग है तो वही तो छाया पड़ेगी। तो वो कह रहे हैं कि उनके श्यामल, मतलब जो पानी है वो कैसा रंग हो गया है, श्यामल, थोड़ा सांवला सांवला रंग हो गया। क्यों कि जो बादलों का रंग है वो कैसा है, सांवला है, और उसकी परछाई पानी पर पड़ रही है तो पानी का रंग कैसा हो गया, श्यामल। उनके श्यामल नील, अब नीला क्या दिखाई दे रहा है कि कहीं कहीं जो आसमान है वो नीला रंग है तो नीले रंग की भी परछाई पड़ रही है। तो जो पानी का रंग है वो कैसा दिखाई दे रहा है, श्यामल और नीला, सांवला यानी कि थोड़ा थोड़ा सा काला और थोड़ा थोड़ा कहीं नीले रंग का, सलिल मानी पानी। तो उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों में आकर, अब देखो यहाँ पर जो झील है उनकी सुंदरता बता दी, उसका रंग आपको बता दिया, कारण मैंने आपको बता दिया कि क्यों वो श्यामल दिख रहा है पानी, क्यों वो नीला दिखाई दे रहा है। समतल देशों से आकर, समतल मतलब मैदानी क्षेत्रों से आकर, ये तो पहाड़ी क्षेत्र है, ये तो क्षेत्र कैसा है, पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्र पे हमेशा ठंडक रहती है, और ठंडक में वहां पर झीलें हैं, झीलों का पानी भी कैसा है, शीतल है, शांत है, स्वच्छ है, पावन है, पवित्र है। और जो समतल मैदान है उन मैदानों में क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है। अपन को भी जब गर्मी पड़ती है तो अपन मैदान में रह रहे हैं, अपन जयपुर में रह रहे हैं तो क्या ये मैदान है, जब बहुत गर्मी पड़ती है तो अपन क्या करते हैं, पहाड़ों पे जाते नहीं जाते। तो श्यामल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल, ध्यान से सुनिए, पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर वसु तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अब उन्होंने उस जो हिमालय पर्वत के कंधों पर जो झीलें हैं उन झीलों पर किसको तैरते हुए देखा है, हंसों को तैरते हुए देखा है। किनको तैरते देखा है, हंस। आप देखते हैं जो हंस है वो बहुत ही सुंदर पक्षी है और वो ठंडी जगह में रहना ही पसंद करता है। तो वो ये हंस है वो कहाँ से आए हैं, समतल देशों से आए हैं, मैदानों से आए हैं। समतल देश मतलब मैदानों से आकर, पुनरुक्ति विकास अलंकार, मैदानों से आए हैं। और क्यों आ गए हैं वो मैदान से, आपने देखा होगा कि जो पक्षी होते हैं ये बड़ा पर्यटन करते हैं पक्षी। अभी अपने भरतपुर चले जाइए आप, घना पक्षी विहार, बहुत सारे विदेशी पक्षी अपन को वहाँ मिलेंगे, विशेषकर सारस मिलेगा, वहाँ पर लोग देखने जाते हैं। तो ये क्योंकि वहाँ पर उनको अनुकूल वातावरण मिलता है। अभी इस समय क्या है, उस समय रूस में बहुत ज़्यादा बर्फ गिर रही है, सर्दी पड़ रही होगी, तो वो इतनी सर्दी को नहीं सह पाते, तो वो वहाँ से उड़ते 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 आके अपने अनुकूल जो वातावरण है वहाँ आ जाते हैं। और आपको आश्चर्य बताएं कि ये पक्षी इतने समझदार होते हैं, इनको सारे रास्ते याद होते हैं कि ये जो साइबेरिया का जो क्रेन है वो आपका घना पक्षी विहार का मुख्य आकर्षण है। साइबेरिया से हर साल उड़कर यहाँ आ जाता है, और जब यहाँ पर गर्मी होने लगती है तब यहाँ से उड़कर वापस अपने साइबेरिया चला जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी कौन आ गए हैं, हंस आ गए हैं, समतल से, मैदान से। क्यों आ गए हैं, पावस की उमस से आकुल। पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु। अब वर्षा ऋतु वैसे तो ठंडी होती है, लेकिन आपने देखा होगा वर्षा ऋतु में बड़ी उमस हो जाती है। देखो स्थानीय शब्द काम में ले लिया है। उमस का मतलब क्या होता है, बड़ी चिपचिपी सी गर्मी होती है, पसीना सा आता रहता है और बड़ी अकुलाहट सी होती है। तो पावस की उमस से आकुल होकर वो हंस क्यों आ गए हैं मैदान से, क्योंकि वर्षा हुई है वहाँ पर, और वर्षा ऋतु से वहाँ पे क्या हुई है, उमस हो गई है, चिपचिपी सी गर्मी हो गई है, उससे वो व्याकुल हो गया है। तिक्त मधुर वसु तंतु खो देते, वहाँ से वो उड़कर आ गए हैं और इस मानसरोवर झील में अपना विहार कर रहे हैं। और तिक्त मधुर वसु तंतु विष तंतु खोजते, और वहां पर कमल है। मानसरोवर झील में क्या है, कमल है। तो कमल की जो नाल है, उन नालों के में जो रेशे होते हैं, उन रेशे को खाकर वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो तिक्त मानी कड़वे, मधुर मानी मीठे, विष तंतु मतलब जो रेशे हैं, कमल नाल के जो रेशे हैं, उन रेशों को खोजते हुए मैंने हंसों को वहां तिरते हुए देखा है, बादल को गिरते देखा है। समझ में आया किस तरीके से उन्होंने वर्णन किया है हिमालय पर्वत की झीलों का, और उन झीलों में तैरते हुए हंसों का, और हंस कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं, और हंस क्या कर रहे हैं। क्लियर बेटा, समझ में आ रहा। पूरा काव्य का जो विशेषता वो मैं आपको एक जगह ही बता दूंगी। आगे जो कवि कह रहा है वो कह रहा है कि वसंत का सुप्रभात था। अब कवि ने मानसरोवर झील की वर्णन कर दिया। अब वो वहां पर जब कवि हिमालय पर्वत पे घूमने गए हैं, जब हिमालय पर्वत पर वो घूम रहे हैं, पर्यटन कर रहे हैं, तो समय ऋतु क्या है, बसंत ऋतु है। कौन सी ऋतु है, बसंत ऋतु है। तो ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मतलब भाषा बहुत सरल और सहज है, कहीं भी कठिन नहीं है। अब तत्सम शब्द है वो भी ऐसे तत्सम शब्द काम में लिए हैं जो हमको आते हैं, जिनके अर्थ फिर भी मैं शब्दार्थ आपको बताती हुई चल रही हूँ। ऋतु बसंत का सुप्रभात था। उस समय क्या था, जगह कौन सी है, हिमालय पर्वत। ऋतु कौन सी है,
बसंत ऋतु है। और बसंत ऋतु तो आप जानते हो वैसे बहुत सुहावनी होती है, चारों तरफ फूल खिलने वाले होते हैं, रंग बिरंगे फूल खिल रहे होते हैं, मंद मंद समीर चल रही होती है, बड़ी आकर्षक और प्रेम और मन भावन ऋतु होती है बसंत ऋतु। और सुप्रभात था, बसंत ऋतु का भी कौन सा समय कौन सा था? प्रभात। और प्रभात के लिए भी क्या शब्द काम में लिया उन्होंने? सुप्रभात। सु मतलब बहुत ही सुंदर प्रभात था, बसंत ऋतु का बहुत ही सुंदर प्रभात था। सुप्रभात मतलब सुबह थी, प्रातःकाल बहुत ही मनोरम था, बहुत ही आकर्षक वातावरण था। मंद मंद था अनिल बह रहा। क्यों सुंदर था, क्यों अच्छा लग रहा था प्रातःकाल? कि मंद मंद अनिल बह रहा, अनिल मानी हवा, और मंद मंद मतलब धीरे धीरे, पुंडरीक प्रकाश अलंकार आ गया। तो मंद मंद था अनिल बह रहा और बालारुण की मृदु किरणें थी। अब देखो बालारुण, संधि विच्छेद कीजिए, बाल अरुण, अरुण का मतलब होता है सूर्य और बाल का मतलब बालक। अभी सूर्य पूरी तरीके से परिपक्व अवस्था में नहीं आया था, अभी तो बालारुण यानी कि उदित होता हुआ सूर्य। बालारुण का मतलब क्या है? उदित होता हुआ सूर्य, जो अभी अभी हल्का सा कैसा है, लालिमा सा दिखाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा सा पीला सा रंग दिखाई दे रहा है। बालारुण की मृदु किरणें, और उस समय जो सूरज की किरणें होती है, देखो दोपहर में तो सूरज की किरणें बड़ी प्रखर होती हैं, हम तो सहन नहीं होती, बल्कि सुबह सुबह की जो सूरज की किरणें होती हैं वो बड़ी मृदु होती हैं, बड़ी मीठी होती हैं। हम उन किरणों को बड़े आराम से एंजॉय करते हैं। वो किरणें जब हम पर पड़ती हैं तो वो हमें बड़ी सुहानी और बड़ी अच्छी लगती है, उन्हें हम सह पाते हैं। तो बालारुण की मृदु किरणें थी, मृदु मतलब मीठी मीठी किरणें थी, एक दूसरे से विरहित हो अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे। देखो बालारुण की तो मृदु किरणें थी, और कह रहे हैं अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, और अगल बगल जो हिमालय पर्वत था, हिमालय पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियां थी। अब ऊंची ऊंची चोटियां स्वर्णिम थी, कैसी थी? सोने जैसी। अब आप कहोगे मैडम अभी तो आप कह रहे थे वहां पे बर्फ जमी रहती है, और जो वहाँ की जो चोटियां हैं वो तो सफेद होती हैं, और अब आप कह रहे हो कि तो जो उनके जो शिखर थे वो स्वर्णिम थे। भाई स्वर्णिम होंगे ही, सूर्य उदित हो चुका है, और उस समय सूर्य की का जो रंग है वो कैसा है? सोने जैसा है, हल्का सा पीला, हल्का सा सिंदूरी, इस तरीके का रंग है। तो उसकी छाया किस पे पड़ रही है? बर्फ पे पड़ रही है, तो बर्फ का रंग कैसा हो गया? स्वर्णिम हो गया। इसलिए कवि कह रहा है कि अगल बगल, देखो कितना सुंदर अनुप्रास अलंकार है, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, बीच मतलब अगल बगल जहाँ कवि खड़ा हुआ है वगैरह, इधर इधर चारों तरफ स्वर्णिम स्वर्णिम पहाड़ों की चोटियां थी, एक दूसरे से विरहित हो। विरहित मतलब एक दूसरे से अलग होकर। अब देखिए कवि एक बहुत अच्छी सी बात कहने जा रहा है। हमने इससे पहले जो पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि हिमालय पर्वत पर किस तरीके से झीलें हैं, और झीलों में हंसों का वर्णन उन्होंने किया है। और यहाँ पर देखिए वो किसका वर्णन कर रहे हैं? एक दूसरे से विरहित हो, एक दूसरे से अलग होकर, सारी रात एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। अब आप संकेत बताओ वो कौन सा पक्षी है जो एक दूसरे से अलग रहकर पूरी रात बिताता है? चकवा और चकवी, ये पूरी रात अलग अलग रहते हैं। हमने कबीर के दोहों में ये वाली बात पढ़ी है, हमने अन्य कविताओं में ये वाली बात पढ़ी है कि चकवा चकवी रात को एक दूसरे को देख नहीं पाते, मिल नहीं पाते, पूरी रात विरह में रोते रहते हैं, चीखते रहते हैं, एक दूसरे को पुकारते रहते हैं। और जैसे ही सुबह होती है दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों आपस में मिल जाते हैं और प्रेम क्रीड़ाएं करने लग जाते हैं, एक दूसरे को प्रेम करने लग जाते हैं। तो यहाँ हमें यहीं से संकेत मिल गया कि एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित। मतलब ये जो अलग रात भर चकवा चकवी जो अलग अलग रहते हैं, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है। निशा काल से, यह हर रात्रि को और चिरकाल से, सदियों से चला आ रहा है अभिशापित। ये इनको अभिशाप मिला हुआ है कि आप लोग रात को आपस में मिल नहीं सकते। चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई, बंद हुआ क्रंदन। मैंने फिर देखा, जैसे सुबह हुई तो मैंने देखा कि जो शाश्वत, जो चिरकाल से शापित है चकवा चकवी, कि वो रात को नहीं मिलते हैं और रात को एक दूसरे की याद में रोते रहते हैं, क्रंदन करते रहते हैं। सुबह होते ही उनका क्रंदन बंद होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। कभी अपनी आंखों से जो वहां देख रहा है ना, उसका वर्णन कर रहा है। कभी कोई कहा सुनाई सुंदरता का वर्णन नहीं कर रहा है। कवि ने जो जो वह महसूस किया, जो जो अपनी आंखों से देखा, उसको उन्होंने अपनी कलम से अपने कागज पर उतार दिया। वो किताब बंद हुआ क्रंदन, मैंने उनके रोने को बंद होते हुए अपनी आंखों से देखा है। और फिर उन्हें मैं उस महान सरोवर के तीरे, और फिर उस महान सरोवर
मान सरोवर, जो मान सरोवर मतलब सरोवर, तालाब, और महान मतलब बहुत बड़े, उस बड़े सरोवर के तीरे, तीर मतलब किनारे पर, शैवाल की हरी दरी पर। देखिए आप क्या रूपक अलंकार बताया कवि ने। आप देखिए जहां भी कोई नदी या झील होती है तो आपने देखा होगा किनारे पर हरी हरी काई सी जम जाती है ना, और दूर से शैवाल कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, शैवाल, साइंस में पढ़ा होगा आपने। और दूर से ऐसा लगता है जैसे कोई हरे रंग का कारपेट या हरे रंग की कोई दरी बिछा दी हो, बिल्कुल ऐसी लगती है, मुलायम मुलायम, मखमल मखमल जैसी लगती है, लगती है नहीं लगती है। तो वो वही कल्पना कर रहा है शैवालों की हरी दरी पर। फिर मैंने क्या देखा कि चकवा चकवी ने रोना तो बंद कर दिया, क्योंकि अब उन्होंने एक दूसरे को देख लिया, एक दूसरे से मिल गए। और जो सरोवर था, जो तालाब था, जो झीलें बनी हुई थी, उन झीलों के किनारे जो शैवालों की हरी दरी बिछी हुई थी ना, रूपक अलंकार, जो हरी घास बिछी हुई थी, जो हरी काई बिछी हुई थी, प्रणय कलह छिड़ते देखा है मैंने, एक दूसरे को प्रेम करते हुए देखा है। अब देखो यहाँ पर एक शब्द काम में लिया उन्होंने, प्रणय कलह, बड़े प्रेम में लड़ते देखा। तुम कहाँ, अपन जब बहुत प्रेम करते हैं एक दूसरे से, और जब दूर होते हैं और फिर बहुत देर बाद, दिनों बाद मिलते हैं, तो एक दूसरे से थोड़ा झगड़ते हैं ना, प्रेम में झगड़ते हैं, कहाँ थे, क्यों नहीं थे, कहाँ गए थे, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, मैं तुमसे नहीं बोलती, मैं तुमसे नहीं बोलता, ऐसा आपस में थोड़ा कलह सा, मतलब प्रेम क्रीड़ा, मधुर जो कीड़ा है प्रेम की, वो प्रेम प्रणय कलह को छिड़ते देखा है। उन दोनों में प्रेम भरी क्रीड़ा है, प्रेम में लड़ते हुए मैंने उनको देखा है, बादल को घिरते देखा है मैंने, हिमालय पर्वत पर बादलों को घिरते हुए देखा है। बादलों की जो घटा है, उन घटाओं को मैंने अपनी आंखों से देखा है। दुर्गम बर्फानी घाटी में सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलक नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है मैंने, बादल को घिरते देखा है। अब यहाँ पर देखो कितने सारे दृश्य हैं जो नागार्जुन ने हिमालय पर्वत पे देखे हैं। उन्होंने हंसों का दृश्य देखा, फिर उन्होंने चकवा चकवी का दृश्य देखा, और फिर उन्होंने एक मृग का, कस्तूरी मृग का दृश्य देखा, और उस दृश्य को उन्होंने अपनी लेखनी में कविता के माध्यम से उतार दिया। क्या कह रहे हैं, दुर्गम, दुर्गम मतलब जहां जाना भी मुश्किल है, दुर्गम, दूर मतलब बहुत मुश्किल, गम मानी जहां जाया ना जा सके, बड़ी मुश्किल से जाया जाता है। आप देखिए हिमालय पर्वत पर कितनी दुर्गम घाटियां हैं, ऐसी खड़ी चढ़ाई है, चढ़ ही नहीं सकते आप, आदमी गिर जाते हैं। तो दुर्गम, बर्फानी, और जो घाटियां हैं वो कैसी हैं, बर्फानी, बर्फ जमी हुई है। घाटी उसको कहते हैं कि दो पहाड़ों के बीच में जो नीचे का जो हिस्सा होता है ना, उसको हम कहते हैं घाटी। तो हिमालय पर्वत पर ऐसी बहुत सारी घाटियां हैं जो दुर्गम है, जहां लोग जा ही नहीं सकते। मैं आपको एक नाम बताऊं, आपने जरूर पढ़ा होगा, लाहौल स्पीति, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा आपने 11th-12th में। तो लाहौल स्पीति की घाटियां भी पहले ऐसे दुर्गम थी, लोग जा ही नहीं पाते थे। उस दुर्गम घाटी में लोग जा ही नहीं पाते थे, क्योंकि चारों तरफ तो पहाड़ है, तो उन घाटियों के अंदर जाएंगे कैसे। तो लाहौल स्पीति बिल्कुल दुनिया से कटा हुआ था। लोग आजकल तो टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा विकास हो गया, तो लोग जाने लगे हैं, पहले ऐसे लोग नहीं जा पाते थे। तो दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर, और कम ऊंचाई नहीं है, शतमानी सैकड़ों, सहस्त्रों, हजारों फुट की ऊंचाई की बात कर रहे हैं। भाई नागार्जुन तो घूमने के शौकीन थे और यायावरी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। अपना झोला उठाया और कलम पेन उठाई और कॉपी उठाई और चल दिए, और प्राकृतिक जो चीजें हैं उनको देखा और उनका वर्णन किया। तो वो कहते हैं कि सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर मैंने क्या देखा, अलख नाभि से उठने वाले, अलख माने जो उसको दिखाई नहीं देती, अलख मतलब जो दिखाई नहीं देती। क्या नहीं दिखाई देती, नाभि, नाभि जानते हो आप, नाभि जो अपना नेवल बटन होता है उसको नाभि बोलते हैं। अलग नाभि से उठने वाले, उसके नाभि से उठ रही है, क्या उठ रही है, निज के ही उन्मादक परिमल, परिमल का मतलब होता है खुशबू, महक, परिमल का मतलब क्या होता है, बहुत खुशबू, बहुत महकदार हवा। तो निज के उन्मादक, खुद को ही उन्मादित कर रही है, वो उसकी नाभि से खुशबू निकल रही है, और वो खुशबू ऐसी निकल रही है जो मृग को ही, हिरण को ही क्या कर रही है, उन्मादित कर रही है, पागल कर रही है। वो उसमें मदमस्त हो जा रहा है कि ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है, और वो उस खुशबू को ढूंढता ढूंढता चारों तरफ भागता फिरता है। तो अलग नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर
पीछे धावित मतलब दौड़ दौड़ के, वो दौड़ रहा, कभी इधर दौड़ रहा कि शायद खुशबू इधर से आ रही है, कभी इधर दौड़ रहा शायद खुशबू इधर से आ रही है, पर खुशबू तो कहाँ से आ रही है, उसकी नाभि से हो रही है। और उस नाभि की खुशबू से वो क्या हो गया, पागल हो गया है, मदमस्त हो गया है, उस खुशबू को वो पाना चाहता है। तो के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को, जो मृग है वो कैसा है, तरुण है, युवा है, और ये युवा लोग होते हैं वो प्रेम के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं। तो तरल तरुण, देखो फिर अनुप्रास अलंकार आ गया। कस्तूरी मृग को, कैसा मृग है, जिसकी नाभि में कस्तूरी है, उस कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। अपने पर चिढ़ गया वो, क्यों, कि खुशबू आ रही है, चारों तरफ उस खुशबू को ढूंढ रहा है, अपने प्रेम को ढूंढ रहा है, जिस खुशबू से वो इतना प्रेम करता है। लेकिन जब वो खुशबू उसको नहीं मिल रही है, जब उसको अपना लक्ष्य नहीं मिल रहा है, तो वो अपने ऊपर ही चिढ़ रहा है कि मुझे वो चीज़ क्यों नहीं मिल रही है। देखिए ये हमारे कितना मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है कि जो चीज़ हमारे आसपास है और उस चीज़ को हम पाना चाहते हैं, प्रेम हमारे आसपास है, हम उस प्रेम को पाना चाहते हैं, लेकिन जब वो प्रेम ना मिले तो हम क्या करते हैं, किसी और पे गुस्सा नहीं उतारते, अपने ऊपर ही चिढ़ते हैं कि क्या मैं इतना असफल हूँ, मुझे क्यों नहीं दिख रहा, जब मुझे खुशबू आ रही है तो मुझे दिख क्यों नहीं रहा, मुझे मिल क्यों नहीं रहा है। तो वो मृग अपने ऊपर ही चिढ़ रहा है, अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। कहते हैं मतलब मनोवैज्ञानिक वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है और मानवीकरण किया है पूरी प्रकृति का। आगे कवि लिखते हैं कि कहाँ गई धनपति कुबेर वह, और कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। वो कहते हैं मैं हिमालय पर आया, और हिमालय पर जब मैंने आया तो मैंने हिमालय को बहुत अच्छी तरीके से चारों तरफ से देखा, और मैंने तो कालिदास का मेघदूत पढ़ा था, और उसी मेघदूत में मैंने खुद ने कालिदास से एक कविता लिखी थी, और कालिदास के मेघदूत में ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर धनपति कुबेर रहता है, हिमालय में धनपति कुबेर रहता है। कालिदास की कविता में आपने भी पढ़ा है कि उन्होंने जब वो यक्ष के द्वारा संदेश भिजवाया तो यक्ष हिमालय पर्वत पे जाकर मतलब वो बादलों के माध्यम से, और हिमालय पर्वत पर जो कुबेर की नगरी है अलका नगरी, वहाँ पर उसकी पत्नी यक्षिणी रह रही है, तो वो अलका नगरी को अपना संदेश भेजना चाहता है। तो क्या मैं जब हिमालय पर्वत गया तो मुझे तो वहाँ पर कोई धनपति कुबेर दिखाई नहीं दिया। कहाँ चला गया वो धनपति कुबेर? जो कालिदास की कविता में धनपति कुबेर की बात कही गई है, वो धनपति कुबेर मुझे तो दिखा नहीं। कहाँ गई वह उसकी अलका? और उसकी अलकापुरी जो शहर थी, जो नगरी थी, वो भी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। और कालिदास की कविता में हमने देखा है कि आकाश में ही गंगा बह रही है। व्योम व्योम प्रवाही, आकाश में बहने वाली। तो कालिदास ने अपनी कविता में गंगा को आकाश में बहने वाली नदी बताया है। मुझे तो कालिदास की वो आकाश में बहने वाली गंगा भी यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पर। मैंने बहुत ढूंढा पर मुझे तो वो मेघदूत कहीं भी दिखाई नहीं दिया। वो मेघदूत मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया जिससे यक्ष ने अपना संदेश अपनी पत्नी को भेजा था। कौन बताए वे छाया में बरस पड़ा होगा नहीं यहीं पर। शायद ऐसा हो सकता है कि वो जो बादल है, वो जो मेघदूत है, जिसको कालिदास ने जिस बादल को अपना दूत बनाया था, शायद वो बादल यहाँ बरस पड़ा होगा, इसलिए वो बादल खत्म हो गया है। अंदाजा लगा रहा है, कल्पना कर रहा है कवि कि शायद वो बादल रहा तो होगा, लेकिन वो बादल अब क्या हो गया, बरस गया, इसलिए उसका अस्तित्व हमें मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जाने दो, नागार्जुन कह रहा है रहने दो, इतनी सुंदर प्राकृतिक सुषमा है। मैं उस बात में नहीं पढ़ता कि वो क्या था और क्या नहीं था, सत्य था या झूठ था। हो सकता है वह कवि कल्पित था, हो सकता है कवि ने वो कल्पना की हो कि वहाँ पर धनी कुबेर रहता है, वहाँ पे अलकापुरी है, मेघदूतों को उन्होंने भेजा है संदेश देकर। मैं तो भीषण जाड़ों में नवचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानिल से गरज गरज बढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। भैया वो कवि की कल्पना होगी कि मेघदूत बादलों को उन्होंने दूत बनाकर अपने प्रेम का संदेश भेजा है। उन बातों को जाने दो। मैंने हिमालय पर्वत को कैसा देखा है मैं आपको बताता हूँ, उसकी सच्चाई बताता हूँ। दूर से ढोल सबके सुहाने देखते हैं, पर जब मैंने पास आके हिमालय पर्वत को देखा तो मैंने वहां भीषण जाड़ा देखा। भयंकर, भीषण मतलब बहुत ही भयानक, हाड़ कपा देने वाला मैंने जाड़ा वहां पर देखा। और नवचुंबी कैलाश शीर्ष पर, कैलाश पर्वत का वो वर्णन कर रहे हैं। नवचुंबी कैलाश शीर्ष पर, कैलाश पर्वत का जो ऊंचा शिखर था,
जो शीर्ष था, जो सबसे ऊंचा शिखर था, वो कैसा था? नभचुंबी, आसमान को भी चूम रहा था, इतना वो ऊंचा था। महामेघ को झंझानील से, मैंने तो वहां पर बादलों को, बादलों की घटाओं को, महामेघ मतलब बहुत सारे बादलों की घटाओं को, घटाटोप जो बादल थे उनको मैंने झंझानील से, झंझा अनिल, झंझा मतलब आंधी, अनिल माने अभी अभी हम पढ़ के चुके हैं हवा, वहां मैंने तो वहां पर जो भयंकर भीषण, जो ठंडी ठंडी जो बर्फानी हवाएं चल रही थी, मैंने तो झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा है, उन बादलों को आपस में गरज गरज कर भिड़ते हुए देखा है। देखो कवि यहाँ पर ये भी बता रहा है कि जो बादल है वो किस तरीके से आपस में एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। अपन देखते हैं ना, जब बादल एक दूसरे से भिड़ते हैं तभी तो बिजली कड़कती है, तभी तो ये गर्जन होता है। तो वो कहते हैं कि नवचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा है। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, तुम तो सुनते हो, मैंने उन बादलों को आपस में भिड़ते हुए देखा। अपन कहते हैं ना, अरे भाई बादल फट गया, बादल एकदम गरजते हैं, भिड़ते हैं और फिर कड़कती है बिजली और गरज की आवाज अपने पास आती है, बादल को गिरते देखा है। इस तरीके से मैंने आसमान में बादलों को गिरते हुए देखा है। आगे वो कवि कह रहा है, शत शत निर्जर निर्झरणी कल, मुखरित देव दारू कानन में, शोणित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले शंख शरीके सुगढ़ गलों में, कानों में कुले लटकाए शतदल लाल कमल वैणी में, रजत रचित मणि खचित कला में, पान पात्र द्रासा सब पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपति पर, और नरम निनाद बाल कस्तूरी मृगछालों पर पलती मारे, मदरारुण आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की, किन्नर किन्नरी आ गए, वहां के जो निवासी हैं उनको क्या कहा है कवि ने? किन्नर और किन्नरियां। बेटा ये किन्नर और किन्नरियां स्वर्ग की जो संगीत गाते हैं, स्वर्ग में जो गायक हैं उनको किन्नर किन्नरियां कहा जाता है। जो स्वर्ग में संगीत का काम करते हैं, जो गायन करते हैं, जो वहाँ नृत्य करते हैं, उनको किन्नर किन्नरियां मतलब स्वर्ग में रहने वाले देवी देवताओं, मतलब हिमालय पे जो लोग रह रहे हैं उनको उन्होंने किन्नर किन्नरियों के नाम से संबोधित किया है। और फिर उनके बारे में बताया कि वो उनको कैसे लग रहा है। मतलब कवि ने तो हिमालय पर्वत पर जाके केवल ये नहीं कि 2-4 दिन गए अपनी तरह और देख दाख के आ गए और थोड़ी सी स्कीइंग की और या थोड़ा सा इधर उधर घूमे और बोटिंग करी और आ गए, ऐसे नहीं। कवि ने तो हिमालय के चप्पे चप्पे को देखा है, हिमालय की एक एक चीज को देखा है, महसूस किया है और उसे अपनी कविता में लिखा है। वो क्या कह रहे हैं? शत शत निर्जर निर्जरणी कल, शत शत माने सैकड़ों निर्जर, हिमालय पर्वत पर 1-2 झरने नहीं है, निर्जर माने झरने, 1-2 झरने नहीं है, सैकड़ों झरने झर रहे हैं। भाई बर्फ है और बर्फ जैसे ही सूर्य की रोशनी से पिघलती है वो पानी क्या करता है? बहने लगता है। तो शत शत निर्जर निर्जरणी कल, जो बहुत सारे छोटे छोटे झरनों को मैंने कल कल करते हुए बहते हुए देखा है। मुखरित देव दारू कानन में, और वो जो झरने हैं वो कहाँ पर मुखरित हो रहे हैं, कहाँ पर बह रहे हैं? देव दारू कानन में। कानन माने जंगल, देवदारू एक पेड़ होता है देवदार का, जो कि ऊंचे जंगलों पे पहाड़ों पर पाया जाता है। आपने देखा होगा कोण वाला, जिसका जो तिकोना सा कौन होता है, कौनधारी वन बोलते हैं उनको। तो वो देवदारू के जो वन है, जो जंगल है, वहां पर मैंने सैकड़ों की संख्या में झरनों को झरते हुए देखा है। शोणित धवल भोज पत्रों से, और मैंने क्या देखा है? शोणित माने लाल, लाल रंग, लाल और धवल, धवल माने सफेद, शोणित मतलब रंग, रक्त जैसे रंग के। शोणित का मतलब होता है रक्त, खून। तो खून का रंग कैसा होता है? लाल। तो कहते हैं खून जैसे रंग के लाल, और धवल माने सफेद, लाल और सफेद भोज पत्रों से। भोज पत्र वहां पे पेड़ है, पेड़ में जो पत्ते हैं उन पत्तों से क्या बनाया है? छाई हुई कुटी के भीतर वहां के लोगों ने उन भोज पत्रों से अपनी कुटिया बना रखी है, झोपड़ी बना रखी है। मतलब वहां पर हमारे जैसे घर नहीं है सीमेंट मिट्टी के, वहां पर किसके घर बने हुए हैं? कुटिया बनी हुई है। और उन कुटिया भी किसकी बनी हुई है? वो जो भोज पत्र है, उन भोज पत्र जो लाल रंग के और सफेद रंग के भोज पत्र है, उन भोज पत्रों से कुटिया बनी हुई है। और उन कुटियों के भीतर मैंने रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे। मैंने ऐसे किन्नर किन्नरियों को देखा है जिन्होंने रंग बिरंगे और खुशबूदार फूलों से अपने बालों को सजा रखा है। कुंतल माने बाल, बालों को सजा रखा है। और इंद्रनील की माला डाले, और
जो इंद्रनील मणि है उस मणियों की माला उन्होंने अपने गले में पहन रखी। शंख सरीखे सुगढ़ गलों में, उनके गले भी कैसे है? सुगढ़, सुंदर है। और देखो उपमा अलंकार, शंख सरीखे, उनके जो गले हैं वो कैसे हैं? शंख सरीखे। आपने शंख का आकार देखा होगा, शंख नीचे से पतला होता है और ऊपर से चौड़ा हो जाता है, तो जो गर्दन है वो नीचे से पतली है और फिर चेहरा हो गया है। तो वो कह रहे हैं शंख सरीखे, शंख जैसे उपमा अलंकार, शंख जैसे सुंदर गलों में उन्होंने इंद्र नील की जो मणियां हैं उसकी माला पहनी हुई है। कानों में कुबले लटकाए, और कानों में भी कमल के फूलों के कुंडल लटका रखे हैं। शतदल लाल कमल वेणी में, और उनकी जो चोटियां है ना, वेणी मतलब चोटी, उनकी चोटियों में शतदल, शतदल मानी सैकड़ों पत्तों वाले जो फूल हैं वो उन्होंने अपनी वेणी में लगा रखे हैं। रजत रचित मणि खचित कला में, और उन्होंने क्या? रजत मानी चांदी, चांदी से बनी हुई मणि खचित, जिसमें मणियां जड़ी हुई हैं, बहुत ही कलात्मक है। ऐसे तो उनके पात्र हैं, उनके बर्तन हैं, पान पात्र, पीने के जो पात्र हैं वो पीने के पात्र कैसे हैं? चांदी के बने हुए हैं, उनमें मणियां लगी हुई हैं, बड़े कलात्मक है। द्रासा सा पूरित, और उनके अंदर द्रासा मतलब अंगूर का रस भरा हुआ है, सोम रस भरा हुआ है। रखे सामने अपने अपने, सारे जो किन्नर किन्नरियां हैं उन सबके सामने चौकियां रखी हुई हैं, और चौकियों पे वो चांदी के मणियों से जड़े हुए वो सुंदर कला में पात्र है। और उन कला में पात्रों में क्या भरा हुआ है? द्राक्षा सब अंगूर का रस भरा हुआ है, सोमरस भरा हुआ है। लोहित चंदन की त्रिपदी पर, और वो रखे हुए पात्र किस पे रखे हुए हैं? लोहित माने लोहा, लहू जैसा, लहू का रंग कैसा? लाल। लोहित चंदन, लाल चंदन की चौकियां बनी हुई हैं। लाल चंदन की चौकियों पर वो चांदी के मणि से सजे हुए पात्र रखे हुए हैं जिनमें अंगूर का रस भरा हुआ है। और नरम निदाग बाल कस्तूरी, मृग छालों पर पलथी वाले, ये तो चौकियां उनके सामने है। और बैठे किस पर है वो? नरम नरम पर, निदाग जिसमें कोई दाग नहीं है। और किस पर बैठे हैं? बाल कस्तूरी, जो छोटे छोटे से मृग हैं, उन मृग की जो छाल है, कस्तूरी मृग छालों पर, कस्तूरी की जो कस्तूरी मृग होते हैं उनकी मृग छालों पर वो पालथी मारकर बैठे हुए हैं। अब बताइए कि आंखों के सामने आपके एक बिंबु भरकर नहीं आ गया, एक चित्र भरकर नहीं आ गया? तो भाषा कैसी है उनकी? चित्रात्मक उनकी भाषा है। मदिरारुण आंखों वाले, और उनकी आंखें कैसी है? मदिर अरुण, मदिर मतलब उनकी आंखों में नशा भरा हुआ है, मदिरा का, अरुण मानी लाल, क्योंकि वो द्राक्षा सब पी रहे हैं, तो उस मदिरा के प्रभाव से उनकी आंखें कैसी हो गई हैं? लाल हो गई हैं। मदिरारुण आंखों वाले उन उन्मद, उन्मद माने जो नशे में डूबे हुए हैं, किन्नर किन्नरियों की, मदिरारुण आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम उंगलियों को, उनकी जो मनोरम उंगलियां हैं, जो नरम नरम उनकी उंगलियां हैं, उन उंगलियों को मैंने बंशी पर फिरते देखा है, बांसुरी पर फिरते देखा है। वो क्या कर रहे हैं? बांसुरी बजा रहे हैं। मैंने अभी आपको ये बताया था ना कि किन्नर किन्नरी कौन होते हैं? वहां के संगीतज्ञ होते हैं। तो वो बांसुरी बजा रहे हैं, बंसी पर फिरते देखा है, अर्थात बंसी पर मैंने उनकी उंगलियों को फिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। क्लियर बेटा? कोई दिक्कत समझ में आ गई आपको सारी? जहाँ तक हम इसके काव्य सौंदर्य की बात करें तो कविता पढ़ाते समय मैं आपको उसका पूरा काव्य सौंदर्य बताती गई हूँ, इसकी भाषा बताती गई हूँ, इसकी शैली बताती गई हूँ, इसमें कौन कौन से अलंकार हैं वो सब मैंने आपको अच्छी तरीके से बताए हैं, और शब्दार्थ भी मैंने जगह जगह बताए हैं। फिर भी मैं आपको इसका काव्य सौंदर्य बता देती हूँ, व्याख्या में काम आता है, साथ में जो अलग से आप प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तब भी काम आता है। बादल को गिरते देखा है जो कविता है, इसमें कवि ने अपने मानसरोवर यात्रा के दौरान उनकी जो स्मृतियाँ थी, जो मधुर स्मृतियाँ थी, प्रकृति से जो उनको अनुभूतियाँ हुई थी, उन अनुभूतियों को उन्होंने इसमें उकेरा है। और साथ ही हिमालय के जो हिम मंडित शिखर हैं उन पर जो बादल छाए हुए हैं उनका अनुपम चित्र हमारे सामने कवि ने इस कविता में प्रस्तुत किया है। दूसरी बात हम लिख सकते हैं कि प्रकृति का प्रतीकात्मक रूप का आलंबन विधि से अपना आँखों देखा मनोहरी चित्रण हमको बादल में गिरते देखा है कविता में मिलता है। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, और जब हम इस कविता को पढ़ते हैं तो हमें इसमें छायावादी शैली का भी अंश दिखाई देता है, क्योंकि छायावादी शैली भी प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हैं और वो उनका मानवीकरण करते हैं, और ये सब चीज़ हमको नागार्जुन की इस कविता में देखने को मिल रहा है। साथ ही हम देख रहे हैं कि जीवंत दृश्य योजना और शब्द चित्र का प्रयोग कवि ने बड़ी कुशलता के साथ इस कविता में किया है।
गुण माधुर्य गुण है। हमारे मन में मतलब 3 तरीके के गुण होते हैं काव्य के गुण, आपने देखा होगा, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। यहाँ पे माधुर्य गुण है। और जो अलंकार की दृष्टि से ये कविता बड़ी अनुपम बन पड़ी है। इसमें मानविकरण अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, दीप्सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य द्रष्टव्य है। और जब मैंने आपको कविता पढ़ाई है तो जगह जगह मैं आपको उन कविताओं के उदाहरण, उन अलंकारों के उदाहरण देती गई हूँ। आप वहाँ से उन अलंकारों के उदाहरण यहाँ पर लिख सकते हैं। भाषा बहुत ही सहज और सरल भाषा है, हिंदी की खड़ी बोली है। यदि भी उसमें तत्सम शब्दावली की प्रधानता है, लेकिन कहीं भी भाषा क्लिष्ट नहीं पड़ी है और भावों में बाधक नहीं है। भावों को प्रकट करने वाली, विषय के अनुरूप और भावों को प्रवाहित करने वाली भाषा है, मतलब प्रभावमय भाषा है। भाषा में बहुत ही आकर्षण है, रोचकता है। और साथ ही हम देख रहे हैं कि जो भाषा है उसमें प्रभावमयता का गुण हमें विशेष रूप से दिखाई दे रहा है। शब्दावली, तत्सम शब्दावली की प्रधानता है, लेकिन जहाँ जहाँ आवश्यक है वहाँ उन्होंने देशज शब्दों का भी बड़ा अच्छा प्रयोग किया है। जैसे पलथी है, जैसे उमस है, तो उन शब्दों से कविता में जो भावों की गहराई है वो और भी ज़्यादा अधिक बढ़ गई है। शैली हम बात कर रहे हैं तो बिंबात्मक शैली है। और बिंबात्मक शैली के साथ साथ चित्रात्मकता उसकी विशेषता है। वर्णात्मक शैली है, वहाँ के जो प्राकृतिक जो चित्र है उसका वर्णन कवि ने बड़ी कोमल कांत पदावली में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। विधा और लक्षण शब्द शक्ति का प्रयोग इस कविता में हुआ है। इस कविता की काव्य सौंदर्य के बारे की जब हम बात करते हैं तो मुझे डॉक्टर नामवर सिंह के शब्द याद आ जाते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह ने उनके बारे में कहा है कि जो नागार्जुन हैं उनकी गिनती ना तो हम प्रयोगशील कवियों में कर सकते हैं, ना ही उनकी गिनती हम नई कविता के प्रसंग में कर सकते हैं। फिर भी कविता के रूप संबंधी जितने प्रयोग अकेले नागार्जुन ने किए हैं उतने प्रयोग हमारे हिंदी साहित्य में किसी अन्य कवि ने नहीं किए हैं। कविता की उठान, कविताओं का जो उठान है, कविता का जो प्रारंभ है और प्रारंभ करके उसको विकास करके उसको जो चरमोत्कर्ष पे पहुंचाना है वो कोई नागार्जुन से सीखे, ऐसा नामवर सिंह कहते हैं। वो कहते हैं उनकी कविता में नाटकीयता तो बिल्कुल देखने योग्य, लाजवाब है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। उनको जिस तरीके की सिद्धि छंदों में प्राप्त है उसी तरीके से उन्होंने मुक्त छंद और बिना छंद की कविताओं को भी उतनी ही कुशलता के साथ हमारे सामने रखा है। और भाषा में उनकी बोली ठेठ जो ग्रामीण भाषा है वहाँ से लेकर संस्कृत की जो संस्कारी पदावली है उस तक की भाषा को उसकी कविताओं में हमें बड़े ध्यान से देखा जा सकता है। इसीलिए वास्तव में हम नागार्जुन को हिंदी साहित्य का वास्तव में भारत की जो प्रतिनिधि जनवादी कविता है उसका एक प्रतिनिधि कवि मान सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको आज बादल को गिरते हैं कविता समझाई है, उसका पृष्ठभूमि बताई। पृष्ठभूमि के बाद मैंने उसकी जो शब्दार्थ थे, जो कठिन शब्द थे, वो शब्दों को समझाने की आपको कोशिश की, उसकी व्याख्या की। व्याख्या करने के बाद काव्य का तो सौंदर्य बताया। बेटा मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि यदि इस कविता की व्याख्या आप इस तरीके से पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप ये मानिए आप हनुमान बन गए। आपको फिर अलग से किसी पासबुक बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो इस वीडियो को देखने से आपको क्या क्या प्राप्त हो जाता है। इस वीडियो से आप व्याख्या आराम से कर सकेंगे और व्याख्या करने के बाद इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न आ सकते हैं समीक्षात्मक, आलोचनात्मक, वो कर सकते हैं। चाहे आपसे नागार्जुन की काव्यगत सौंदर्य पूछा जाए, इस कविता का काव्यगत सौंदर्य पूछा जाए, नागार्जुन का प्राकृतिक चित्रण के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाए, आप हर चीज आराम से अपने हर प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम बनेंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें, अंत तक देखकर इस वीडियो को समझें। और यदि आपको कोई दिक्कत इसमें आती है, कोई भी समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें, जिससे मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।